Hello friends, I hope you and your families are doing good. Today we will be covering chapter number 4 of SFM Dividend Decisions directly from ICA Practice Manual. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिविडेंड के क्वेश्चन से। साहू कंपनी अर्न 6 पर शेयर, कैपिटलाइजेशन रेट है 10% और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 20%। हमें बताना है वॉल्टर्स मॉडल के अकॉर्डिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो 30% है, और उसी के साथ हमें बताना है कि ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक बार ये इसका वॉल्टर्स मॉडल का फॉर्मूला देख लेते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर बताना है, तो उसके लिए वॉल्टर ने अपना फॉर्मूला क्या बताया है, डिविडेंड प्लस इक्विटी माइनस अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड इंटू आर अपॉन के ई द होल अपॉन के ई इंटू 100। तो यहाँ पे डी और ईपीएस इस सब के आपको श्योरली डाउट नहीं होगा, मेजर पोर्शन आपका ये है। तो ये आर का मतलब क्या होता है, रिटर्न ऑन अर्न्ड इन्वेस्टमेंट, रिटर्न अर्न्ड ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर रिटर्न ऑन रिटेन्ड अर्निंग या रिटर्न ऑन इंटरनल रिटेंशन, और या फिर रेट जो कि कंपनी अर्न करती है अपने रिटेन्ड प्रॉफिट पे। इसका मतलब आप समझने के लिए ले सकते हैं कि इसका मतलब क्या है कि कंपनी कितना दे रही है, कंपनी कितना दे रही है। और उसी के साथ जो के ई जो हम डिवाइड करें उसका मतलब क्या होता है कि ई का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या फिर हम कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, या उसका एक और नाम है कैपिटलाइजेशन रेट। इसका मतलब क्या होता है कि कितना कंपनी से हमें उम्मीद थी, यानी कि एक पोर्शन है यानी कि आर यानी कि कंपनी कितना रिटर्न एक्चुअल में कमा रही है, और के यानी कि हम यानी कि इन्वेस्टर की कितनी एक्सपेक्टेशन थी कि कंपनी कितना कमा रही है। इस हिसाब से ये होता है। एक बार मैं ऑप्टिमम के कैसे निकालते हैं, ऑप्टिमम पे आउट रेशियो कैसे निकालते हैं वो भी बता देती हूँ। देखिए रिलेशनशिप बिटवीन आर ई एंड के ई। आर ई का मतलब होता है अगर आर ई इज मोर देन के ई, यानी कि कंपनी ज्यादा कमा रही है हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा, तो हम क्या चाहेंगे कि हम इन्वेस्ट नहीं करें बल्कि पूरा का पूरा जो इन्वेस्टमेंट है वो कंपनी कर दे। तो हम क्या चाहेंगे कि जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो और बढ़ता जाए, इतना बढ़ जाए कि वो जीरो भी होगा तो भी हमें अच्छा लगेगा। तो यानी कि ऑप्टिमम पे आउट रेशियो इन सच सिनेरियो विल बी DPOR, यानी कि डिविडेंड पे आउट रेशियो विल बी 0। उसी केस में अगर RE यानी कि कंपनी जितना रिटर्न कमा रही है वो हमारी एक्सपेक्टेशन से कम है, यानी कि डिविडेंड पे आउट रेशियो हमें ज्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि कंपनी को देके हमें फायदा नहीं हो रहा है, हम खुद इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें ज्यादा रिटर्न कमा लेंगे। इसके लिए क्या होगा, जो डिविडेंड पे आउट रेशियो, ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो जब 100 हो जाएगा ना, फुल हो जाएगा, तब वो ऑप्टिमम कहलाया जाएगा। और इनकेस कंपनी उतना ही कमा रही है जितनी हमारी उससे एक्सपेक्टेशन है तो हम इनडिफरेंट हो जाएंगे, उसमें कुछ भी हो डिविडेंड पे आउट रेशियो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब हम यहाँ से का जो सम है वो उसमें अभी आप क्या करेंगे, वॉल्टर वाले मॉडल में उसके फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज इनपुट करेंगे, यानी कि ये हमारा ईपीएस है, ये हमारे पास के ई है, ये हमारा आर ई है, और इतना हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो है। तो ये हम फॉर्मूला पुट करके हमारी मार्केट वैल्यू अभी की आ जाएगी 102। और यहाँ के केस में क्योंकि हमारा जो के ई है, जो कंपनी से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कितना है 10%, और जबकि कंपनी रिटर्न में कितना कमा रही है 20%। तो क्या हो गया, क्योंकि कंपनी जो है वो ज्यादा कमा के दे रही है, तो हम क्या कहेंगे कि अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर डिक्रीज होगा तो भी हमें अच्छा रहेगा। ऑप्टिमम पे आउट रेशियो क्या है, दिस इज नॉट एन ऑप्टिमम पे आउट रेशियो बिकॉज कंपनी ज्यादा कमा रही है एंड देयरफॉर वैल्यू ऑफ शेयर विल गो अप इफ डिविडेंड पे आउट रेशियो इज डिक्रीज, क्योंकि हम कंपनी के जितना कमा नहीं पा रहे हैं, कंपनी ज्यादा अपने लेवल पे ज्यादा कमा पा रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। इसमें हमें फाइंड आउट करना है अप्रोक्सीमेट डिविडेंड पे आउट रेशियो सो एज टू हैव शेयर प्राइस कितनी होनी चाहिए 56 एज पर वॉल्टर्स मॉडल। इसमें भी हमें दिए हुए हैं 5 इंफॉर्मेशन दी हुई है। एक तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट दिया है 50 लाख, आउटस्टैंडिंग 10% प्रेफरेंस शेयर्स, उसके बाद इक्विटी शेयर्स दिए हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि ये हमारा RE हो गया, हम कंपनी कितना अर्न कर रही है वो, और ये हो गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि KE 12%, हम कितना कंपनी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमें अर्निंग पर शेयर पहले निकालना होगा। DPS और EPS फाइंड आउट करने के लिए DPS हमें फाइंड आउट ही करना है और हमें EPS पहले फाइंड करना पड़ेगा। उसके लिए हम कैसे पहुंचेंगे, नेट प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट में से हम प्रेफरेंस डिविडेंड, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, इक्विटी शेयर होल्डर्स की अर्निंग कितनी है, तो उसके लिए प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे जो है 80 लाख का 10%, तो ये आ गया 8 हमने माइनस कर दिया, हमारे पास आ गया अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर्स 42। अब इसमें अर्निंग पर शेयर निकालना है तो डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो ये हमारी ईपीएस आ गई। इसके बाद में हम आगे चलते हुए अब हम फाइंड करेंगे कि हमारा केई कितना दिया हुआ है 12%,
और हमारा वोल्टर्स का फॉर्मूला ये यहाँ पे लिखा हुआ है डी, ये अलग फॉर्मेट में लिखा हुआ है लेकिन आप एक ही जो फॉर्मूला जो हमने सीखा था यहाँ पे ये वाला आप हमेशा फॉलो कर सकते हैं। तो जैसा कि आप वो सब वैल्यू पुट करके यहाँ पे हमें प्राइस ऑलरेडी दी हुई है, लास्ट क्वेश्चन में हमें वो फाइंड आउट करनी थी, ये यहाँ पे ऑलरेडी है। इसमें से जो आपको डिविडेंड पे आउट रेशियो जो फाइंड आउट करना है वो कैसे आएगा, एक तो देखिए आरई यानी कि कंपनी कितना कर रही है, 15% अर्न कर रही है, हमारी उससे एक्सपेक्टेशन थी 12%, यानी कि कंपनी ज्यादा हमें रिटर्न करके दे रही है, यानी कि हम क्या बोलेंगे कि डिविडेंड पे आउट रेशियो ऑप्टिमम विल बी एट 0। देखिए डिविडेंड पे आउट रेशियो वुड बी 0, तभी वो ऑप्टिमम होगा। और यानी कि अब अगर जब वो 0 हो जाएगा तब हमारी जो शेयर की प्राइस होगी वो मैक्सिमम होगी, अभी जितनी भी है उस हिसाब से वो मैक्सिमम तब होगी। इस हिसाब से आपको ये सिर्फ सॉल्व करके आपको ये लेके आना है, ठीक है। तो अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गोल्डीलॉक्स लिमिटेड स्टार्टेड अ ईयर बैक विथ इक्विटी कैपिटल ऑफ 40 lakhs। अदर डिटेल्स आर एज फॉलोज। अर्निंग है उसकी 4 लाख की, प्राइस अर्निंग पर शेयर, प्राइस अर्निंग रेशियो दिया है 12.5, डिविडेंड पेड है उसका 3,20,000 और नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसके 40,000। करंट मार्केट प्राइस हमें बतानी है यूजिंग द वोल्टर्स मॉडल। तो जैसा कि आपने देखा था वोल्टर्स मॉडल का हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, उसमें डिविडेंड, डीपीएस चाहिए, ईपीएस चाहिए, आरई और केई, ये चारों चीजें चाहिए ताकि हम वैल्यू ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर फाइंड आउट कर सके। अब यहाँ पे हमें मार्केट वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास डीपीएस और ईपीएस और आरई केई दो सामने सब कुछ नहीं दिख रहा है, हमें थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जैसे कि हमें डिविडेंड दिया हुआ है उसको डिवाइड करेंगे हम नंबर ऑफ शेयर से तो डीपीएस आ जाएगा। ईपीएस दिया हुआ है, अर्निंग्स दिया होता है उसको डिवाइड कर देंगे अगेन नंबर ऑफ शेयर से तो हमारा ईपीएस आ जाएगा। लेकिन आरई और केई के लिए क्या करेंगे, तो देखिए जो पीई रेशियो होता है ना वो हमारा होता है केई अपॉन 1 अपॉन पीई रेशियो, यानी कि केई और प्राइस अर्निंग रेशियो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, उनका रेसिप्रोकल होते हैं वो, तो उस हिसाब से हम फाइंड आउट कर लेंगे। और दूसरा जो हमारा आरई कैसे आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल अपॉन टोटल अर्निंग्स, उस हिसाब से हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी रिटर्न ऑन कैपिटल आ जाता है। तो हमारे पास ये दोनों चीजें दी हुई है, यहाँ हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल है और ये हमारी अर्निंग्स है, तो 40 lakhs डिवाइडेड बाय 4 lakh ये आ गया 10। और सिमिलरली हमारा प्राइस अर्निंग रेशियो का हम इनवर्स ले लेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हमारा केई आ जाएगा। तो देखिए ये हमने यूज किया है वही सब, देखिए हमारा रिटर्न ऑन अर्निंग 10% आया, 1 अपॉन पीई रेशियो आ जाएगा हमारा केई यानी कि 8, और सारी वैल्यू पुट ऑन करके हम हमारा प्राइस करंट प्राइस बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड वेदर द कंपनीज डिविडेंड पे आउट रेशियो इज ऑप्टिमल यूजिंग वोल्टर्स फॉर्मूला। तो वही रिपीटेटिव कंसेप्ट ही आ रहे हैं यहाँ पे, देखिए आप खुद ही बता देंगे बिना आंसर देखे। कंपनी रिटर्न कर रही है 10% अर्न कर रही है, हमारी एक्सपेक्टेशन थी 8%, यानी कि हम क्या बोलेंगे कि कंपनी तू ही इन्वेस्ट करते, हमें नहीं चाहिए डिविडेंड, तो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होगा 0। और अभी क्योंकि डिविडेंड दे रही है यानी कि उसकी प्राइस इससे और बढ़ेगी अगर वो 0 डिविडेंड कर देगी। देखिए वोल्टर मेथड के अकॉर्डिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो इसके लिए प्राइस इंक्रीज होगी अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो डिक्रीज होगा। उसी तरह से ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो होगा निल यानी कि 0, और उस हिसाब से हमने ये 0 डीपीएस हमने 0 पकड़ के फिर वैल्यू निकाली, तो देखिए कंपनी की वैल्यू 156 पर शेयर हो गई जो कि पहले 131 थी। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। मेसर्स XY लिमिटेड है, उसकी अर्निंग दी हुई है 5 लाख, डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया हुआ है 60%, नंबर ऑफ शेयर्स है 1 लाख और आरई दिया हुआ है 12%, और रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न कैपिटलाइजेशन रेट है यानी कि ये हमारा केई है, और रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि आरई दिया हुआ है ये हमारा 15% है। सबसे पहले मार्केट वैल्यू पर शेयर फाइंड आउट करना है यूजिंग वोल्टर्स मॉडल। सिमिलरली आप देख लीजिए ये आप कर सकते हैं, डीपीएस ईपीएस निकालना है, आरई केई की वैल्यू आपको दी हुई है वो पुट करके हमें मार्केट प्राइस आ जाएगी, और उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो और मार्केट प्राइस क्या होगी उस पे आउट रेशियो पर। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, जो आरई है वो ज्यादा है और केई कम है, यानी कि भैया कि कंपनी ज्यादा रिटर्न कर रही है यानी कि अपनी एक्सपेक्टेशन से, तो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होगा निल, 0 होना चाहिए वो, देखिए 0 आपने लिया, ठीक है। ये सिमिलर क्वेश्चन ही थे, उस हिसाब से ही आप करते जाइए। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं, ये भी वैसा ही है। देखिए टोटल अर्निंग दी हुई है 2 लाख, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दिए हुए हैं 100 ईच है टोटल, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स है, डिविडेंड पेड है 150 और प्राइस अर्निंग रेशियो दिया हुआ है। ये भी एकदम सिमिलर ही है। हमें असर्टेन क्या करना है, ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी कैसी होगी,
तो देखिए स्टार्टिंग वाला तो ये भी सेम ही जा रहा है, आपको अर्निंग्स दी हुई है, आप ईपीएस फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको डिविडेंड दिया हुआ है, आप डीपीएस फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको पीई रेशो दिया है यानी कि आप केई फाइंड आउट कर पाएंगे, और इसी के साथ आपको क्योंकि इक्विटी शेयर्स यहाँ पे आपको इक्विटी शेयर कैपिटल पता चल जाएगा और टोटल अर्निंग्स दी हुई उस हिसाब से आप आरई फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये रेपिटेटिव है, ये मैं बता नहीं रही हूँ, फिर से आपको सिर्फ ये वैल्यूज पुट ऑन करनी है, उस हिसाब से आपको ये आ जाएगा। और ऑप्टिमल जो आपको बताना है कि ऑप्टिमल है क्या, वो भी वैसे ही देखना है कि देखिए इसका क्या केई कितना आएगा अपना, वो आ जाएगा अपना 8%, और फर्म का आरई है अगेन 10%, यानी कि हम बोलेंगे कि वो 0 ही होना चाहिए, डिविडेंड ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशो 0 होना चाहिए, उस अकॉर्डिंग हमने ये फाइंड आउट कर लिया। इस क्वेश्चन में सिर्फ मेनली एक नई चीज क्या है, ये वाला पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है आपका सेकंड वाला पॉइंट। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइंड आउट व्हाट शुड बी द पी रेशो एट विच द डिविडेंड पॉलिसी विल हैव नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ शेयर। जैसे कि हम बोल रहे हैं ना कि डिविडेंड अगर हम डिक्रीज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग प्राइस इंक्रीज होगी, और वो जो हम स्टार्टिंग से फाइंड आउट कर रहे हैं ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशो, वो कब इफेक्ट नहीं करेगा प्राइस पे, तो वो कब इफेक्ट नहीं करेगा, जब पी रेशो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि द पी रेशो एट विच डिविडेंड पॉलिसी विल हैव नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ शेयर इज सच एट विच केई वुड बी इक्वल टू द रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है ना, क्योंकि जब हमारी कब पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस कब होगा, जब हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना ही सामने कंपनी भी अर्न कर रही है, और जितना हम खुद से इन्वेस्ट करके अर्न कर सकते हैं, जब सेम होगा तभी हम इंडिफरेंस पॉइंट पे होंगे। तो वही लिखा है कि अगर आरई अगर 10 है और पी भी अगर 10 आ जाए तो फिर उस बेसिस पे अगर जो होगा अपना डिविडेंड पे आउट रेशो का कोई इफेक्ट नहीं होगा वैल्यू ऑफ शेयर पे। इस क्वेश्चन में आप ये पॉइंट मार्क करके रख सकते हैं, सिर्फ ये पॉइंट डिफरेंट है। नेक्स्ट अगेन सेम है, विल योर डिसीजन चेंज इफ द पीई रेशो इज 8 इंस्टेड ऑफ 12.5। तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको फिर से ये सॉल्व करना है। अब हम पीई रेशो 8 लेंगे, यानी कि हमारा केई क्या आ जाएगा 12.5 आ जाएगा। ये देखिए केई 12.5 आ गया, उसके अकॉर्डिंग आपने सॉल्व किया, और फिर वापस से आपको डिविडेंड उनको कंपेयर करके आरई और केई को कंपेयर करके ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी आपको बतानी है। ये क्वेश्चन सेम ही आप कर सकते हैं। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी देखिए ये एकदम सेम है, अर्निंग दी हुई है, डिविडेंड पे आउट है, नंबर ऑफ शेयर्स दिया हुआ, रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, कैपिटलाइजेशन रेट दी है। ठीक है, ये आप गो थ्रू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ये पूरा सेम ही है। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर कुछ डाउट है आपको इनकेस तो आप जरूर पूछ सकते हैं। देखिए सुभाष कंपनी अर्न्स 8 पर शेयर, कैपिटलाइजेशन यानी कि केई 10% है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरई 20% है, वॉल्टर मॉडल के अकॉर्डिंग आपको प्राइस बतानी है, ऑप्टिमम पे आउट रेशो। एकदम सेम क्वेश्चन है, आप अपने आप गो थ्रू करके देख लीजिए। इसके बाद ये एक आपको प्रैक्टिस करने के हिसाब से आप ये क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, क्योंकि इसमें आपको क्या है टेबल फॉर्मेट में 3 सिनेरियो दिए हैं, एक्चुअली 3 दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको एबीसी परसेंटेज ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स भी बताया हुआ है। तो रिटेन्ड अर्निंग से क्या होगा, जैसे देखिए क्या होता है इसमें 100% जैसे कि कंपनी अर्न करती है, उसमें से क्या होता है, उसमें से 2 चीजें होती है, एक तो जाता है अगर डिविडेंड दे रहे हैं तो, और बाकी जाता है हमारा रिटेन्ड अर्निंग। तो उसके अकॉर्डिंग आपका क्या है डिविडेंड पे आउट रेशो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। तो ये बाकी आप क्वेश्चन गो थ्रू कर सकते हैं, इसमें कुछ खास बात नहीं है। आपको जैसे आप टेबल फॉर्मेट कैसे आपको मेंटेन करना है एग्जाम में भी, वो आप देख सकते हैं। ये पूरा है, प्राइस अगर 15 दी होगी तो पहले हम 15 लेके हमेशा देखिए 15 आरई पकड़ के आपने सॉल्व किया हुआ है अकॉर्डिंगली। ये एक बार आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए, अगर डाउट होगा तो मैं श्योरली आपके लिए वीडियो बना दूंगी, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो देखिए अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 16। एक्स लिमिटेड का IRR यानी कि आर ही होता है, ये आरई 20% है। इट हैज डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 18% ऑन इक्विटी शेयर्स, फेस वैल्यू है उसकी 10, डिविडेंड पे आउट रेशो है 36% और प्राइस अर्निंग रेशो है 7.25। हमें फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी कि केई अकॉर्डिंग टू द वॉल्टर्स मॉडल। और ये तो हमारा सेम ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास नहीं है। जो सेकंड पार्ट है ना, ये हेंस डिटरमाइन द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ शेयर, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये हम डिस्कस जरूर करेंगे। इसके लिए भी आप देख लीजिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये मैंने कहा IRR यानी कि हमारा आरई है, तो वो 20% सीधा दिया हुआ है। डिविडेंड इन्होंने कहा कि 18% है और फेस वैल्यू 10 है, यानी कि 1.8 आ गया डिविडेंड हमारा। ईपीएस क्योंकि डायरेक्टली नहीं दिया है, ये आपको फॉर्मूला यूज करना है। ईपीएस का मतलब होता है डीपीएस अपॉन डीपीओआर, यानी कि डीपीएस डिविडेंड पर शेयर अपॉन डिविडेंड पे आउट रेशो। तो ये देखिए 36 हमारा दिया था क्वेश्चन में, डिविडेंड पे आउट रेशो 36%, वही हमने फाइंड आउट, उसी से हमने फाइंड किया है, हमारा ईपीएस आ गया। और प्राइस पर शेयर कैसे आएगी,
प्राइस पर शेयर आएगी पीई रेशो को यूज करते हुए, क्योंकि एमपीएस अपॉन ईपीएस इज इक्वल टू पीई रेशो। तो पीई रेशो भी हमें क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, ये देखिए 7.2। तो इस अकॉर्डिंग ने हमने प्राइस फाइंड आउट कर ली। अब ये हमने केई के लिए ये वॉल्टर वाला फॉर्मूला यूज किया है और उस हिसाब से हम वैल्यू निकालेंगे। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, क्योंकि देखिए ये यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, इससे आपको डरना नहीं है। आपको ये वाला फॉर्मूला जो है वो याद रखना पड़ेगा, इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा। थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपको, एक बार जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, बाकी ये इजी है। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac द होल अपॉन 2a। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको ये सॉल्व करना है। ये फॉर्मूला याद रख पाए तो ठीक है, नहीं तो इन्होंने भी अल्टरनेटिवली दिया है, लेकिन वो मुझे थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। उससे बेटर आई वुड सजेस्ट यू गो फॉर दिस फॉर्मूला ओनली, क्योंकि आपको इसी से आपको मार्क्स भी मिलने वाले हैं। ये थोड़ा फॉर्मूला आप एक बार देख लीजिए, बाकी सब सही जा रहा है, इसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। ए की वैल्यू जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये के ई स्क्वायर है और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये सॉल्व हुआ है यहाँ पे, क्योंकि देखिए के ई जो है, के ई क्या है हमारा रिटर्न है। रिटर्न और रिस्क जो बात आ रही है, वो जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसके लिए ये जो फिगर होगा जो माइनस वाला होगा वो हम कंसिडर नहीं करेंगे, जो प्लस माइनस से माइनस वाला फिगर आएगा वो हम काउंट नहीं करेंगे, बिकॉज के ई कैन नेवर बी नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव आएगा वही वैल्यू हमें कंसिडर करनी है। ये देखिए के ई नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है, तो यानी कि आंसर क्या हो गया हमारा के ई जो पॉजिटिव वाला है, नेगेटिव वाला तो पॉसिबल ही नहीं, तो 16 आ गया। उसके बाद में आपको फाइंड करना है, सिंस द फर्म इज ग्रोइंग फर्म, तो क्या होगा 100% पे आउट रेशियो विल बी द लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू कब होगी, मतलब उसकी ऑप्टिमल वैल्यू सबसे ज्यादा कब होगी, जब वो 100% पे आउट रेशियो दे देगा। क्योंकि हमारा के ई कितना है 16% और आर ई कितना था हमारा 20% था। तो क्योंकि 20% ज्यादा है, कंपनी ज्यादा रिटर्न दे रही है, यानी कि 100% डिविडेंड होना चाहिए। तो देखिए 100% डिविडेंड यानी कि जितनी अर्निंग थी, पूरा हमारा जो ईपीएस था, ये देखिए यहाँ पे हमारा ईपीएस था, ये 5 था, वही हमने टोटल 5 ही हमने सब पूरा का पूरा अगर डिविडेंड दे कुछ रिटर्न रखे ही नहीं, तब उसका ऑप्टिमम प्राइस आएगी। ये उसकी हो गई लिमिटिंग वैल्यू, तो आ गया 35। उसी के साथ में उन्होंने अल्टरनेटिवली 0 भी लिखा हुआ है, उसके हिसाब से आपको दोनों लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है, कि एक तो है जब 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो होगा और दूसरा है जब 0% डिविडेंड पे आउट रेशियो होगा। दोनों के साथ ही जब भी लिमिटिंग वैल्यू है तो आपको दोनों 100 भी और 0% के हिसाब से भी आपको डिविडेंड पे आउट रेशियो लेके वैल्यू निकालनी है और उस हिसाब से शेयर की प्राइस बतानी है। अब इसके बाद से हमारा नया चैप्टर का नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जो कि है गॉर्डन मॉडल। देखिए अब स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या दिया है आपको, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, टैक्स रेट दिया हुआ है, फिर रिटेंशन रेशियो, ये क्या होता है हम सीख लेंगे। इसका मैं आपको बता दूं तो क्या होता है कि 1 माइनस आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो, वही होता है आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो जो होता है 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो आपका रिटेंशन रेशियो होता है। उसके बाद में है हमारा के नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स दिए हुए हैं और इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट यानी कि केई दिया हुआ है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि आरई दिया हुआ है। तो गॉर्डन ग्रोथ मॉडल, इसका भी फॉर्मूला हम डिस्कस कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला देखिए, एक तो ये फॉर्मूला, इसके क्या है 2-3 उसके टाइप है फॉर्मूले के, जिसके अकॉर्डिंग आपको जो इन्फॉर्मेशन दी होगी उस अकॉर्डिंग आप यूज करेंगे। अगर आपको डिविडेंड के एंगल से दिया हो तो आप डिविडेंड वाला यूज करेंगे, नहीं तो फिर आप अर्निंग के हिसाब से ये वाला यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया गया है। अगले सम में हम देख लेंगे दूसरा फॉर्मूला क्या है उसका, ये अर्निंग को दिखाते हुए है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ई का मतलब क्या है अर्निंग पर शेयर, बी का मतलब क्या है रिटेंशन रेशियो जो कि क्वेश्चन में गिवन था, के का मतलब है के और बी और आर क्या है IRR और बी आर यानी कि हमारा इसको हम दूसरे फॉर्मूले में हम देखेंगे कि उसको जी भी कहते हैं। ये हमारा ग्रोथ रेट है। ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ का मतलब होता है रिटेंशन रेशियो इनटू हमारा IRR, वो ग्रोथ रेट होता है। अब देखिए, अब यहाँ पे आपने दूसरा कोई अगर फॉर्मूला देखा होगा तो वो कौन सा देखा होगा आपने, कि डिविडेंड है अपॉन के ई माइनस जी, ये वाला आपने फॉर्मूला देखा होगा। ये फॉर्मूला कैसे आया, डिविडेंड इंक्लूडिंग ग्रोथ थी ना, तो वही है कि अर्निंग में से हमने क्या किया रिटेंशन रेशियो माइनस कर दिया, तो हमारा क्या आ गया, ये डिविडेंड ही आ गया ना। तो देखिए ये दोनों फॉर्मूले सेम ही जाते हैं। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग आपको ये सब सॉल्व करना है। आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन को यूज करते हुए ही आपको यहाँ फॉर्मूला पुट करना है और उसके अकॉर्डिंगली आपको सॉल्व करना है। सिंपल है, अगर कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम मूव फॉरवर्ड करते हैं अगले क्वेश्चन पर।
Mr. A is contemplating purchase of 1 lakh equity shares of a company. His expectation is 10% return before tax by way of dividend with an annual growth rate of 5%. The company's last dividend was 2%, 2 per share. ठीक है, लास्ट मतलब क्या हो गया, ये हमारा हो गया D0. Even as he is contemplating, Mr. A suddenly finds due to the budget announcement कि जो टैक्स है वो exempt होगा, but the imposition of DDT डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स होगा, उसकी वजह से क्या होगा, जो डिविडेंड होगा ना वो 20 पैसे पर शेयर से रेड्यूस होने वाला है, और उसका मार्जिनल टैक्स कितना है, टैक्स रेट कितना है 30%. अब हमें फाइंड आउट करना है व्हाट शुड बी ए का एस्टिमेट एज पर द प्राइस पर शेयर बिफोर एंड आफ्टर द बजट अनाउंसमेंट. अब देखिए ये वाला आपने मोस्टली फॉर्मूला देखा होगा, ये किसका है, गॉर्डन्स ग्रोथ फॉर्मूला, जिसमें हमने डिविडेंड लिखा है D0 यानी कि प्रीवियस ईयर में जो डिविडेंड मिला उसके अंदर हम ग्रोथ ऐड कर देंगे क्योंकि हमें फ्यूचर में मिलने वाला. अच्छा ये देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है कि ये जो है P0 क्या है, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके बाद में हमें रिटर्न मिलेगा. मोस्टली हम एज्यूम करते हैं कि एट द एंड ऑफ द ईयर मिलेगा. इसके लिए ये वाला जो होता है ना, ये हमारा क्या होता है, ये D1 होता है, और यहाँ पे जो प्राइस होती है वो 0 पे होती है, क्योंकि जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी हमें रिटर्न नहीं मिलेगा. इसके लिए हमेशा ये जो होगा वो -1 होगा, क्योंकि अब यहाँ पे 1 है तो ये P0 होगा. ठीक है, तो प्राइस हमें दी हुई है प्राइस पर शेयर D0 यानी कि डिविडेंड पर शेयर यानी कि पेड है, ओल्ड है, इसमें ग्रोथ इंक्लूड नहीं है, उसमें ऐड करेंगे अगर हम ग्रोथ तो वो D1 बन जाएगा, अपॉन रहेगा K - G. अब यहाँ पे ये जो G का जो है ना, कईयों को यहाँ पे डाउट होता है कि ऊपर हम जो है यहाँ पे जो न्यूमरेटर में हम ग्रोथ ऐड कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में लेस क्यों कर रहे हैं. तो इसका मैं आपको सिंपल एक बता देती हूँ कि देखिए जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ेगी ना, डिविडेंड तो क्या होगा, अपना बढ़ता जाएगा. ठीक है, तो डिविडेंड की ग्रोथ होगी. जैसे समझिए अगर ये डिविडेंड हमारा अगर हम कहें कि 10% से बढ़ रहा है, और हम कह रहे हैं कि हमारे जो KE है समझिए यहाँ पे 20% है, तो क्या हो, हम बोलेंगे कि 10% से पहले बढ़ रहा है, और जब यहाँ पे डिस्काउंट हमें करके मिलेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे कि 20% से डिस्काउंट करेंगे हम. तो इसका नेट इफेक्ट क्या आया, अल्टीमेटली 10 का ही आया ना. पहले हम डिविडेंड को 10% से बढ़ाएंगे, बाद में उसको 20% से हम डिस्काउंटिंग करेंगे, तो क्या फर्क पड़ा. तो इसके लिए हम नेट इफेक्ट देते हुए यहाँ पे डिनोमिनेटर में हम उसको डायरेक्टली पहले से माइनस करते हैं. अगर आपको इनकेस इसका कुछ और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. ये पूरा फॉर्मूला लिखा, उसके हिसाब से पहले प्राइस एस्टिमेट बिफोर बजट क्या था, आपने क्या सोचा था, मिस्टर ए ने सोच रखा था कि उसको जो डिविडेंड मिलेगा वो मिलेगा 2 पर शेयर. ठीक है, तो उसने क्या लिख लिया, 2 डिविडेंड है, उसमें 5% की ग्रोथ ऐड कर दी. उसकी KE थी 10%, क्योंकि तभी देखिए तभी कुछ टैक्स वगैरह की बात थी ना, यहाँ पे ये 10% उसका था, तो 10 - 30%, तो आ गया उसका 7%. यहाँ पे तो 10% ही लेंगे क्योंकि उसके हाथ में टैक्स वगैरह की बात नहीं थी. इसके लिए बिफोर टैक्स था ना, बिफोर टैक्स हमको फाइंड करना है, तो बिफोर टैक्स था 10%, इसके लिए यहाँ पे 10% के अकॉर्डिंगली अपन यहाँ पे सॉल्व किया है. और प्राइस एस्टिमेट आफ्टर बजट अनाउंसमेंट क्या होगा, 2 - 20 पैसे यानी कि 1.8 पैसे आ जाएगा, और उसी के साथ जो मार्जिनल टैक्स रेट क्या हो गई है उसकी 30%, तो यानी कि 10 - 30% = 7. तो हमारा KE भी बदल के अब 7 हो गया है, और ग्रोथ रेट तो हमारी 5 ही थी, तो उस अकॉर्डिंगली हमने 42 और 95 की हमने प्राइस निकाली है. तो चलिए अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. अ फर्म हैज पेड डिविडेंड एट 2 पर शेयर लास्ट ईयर, यानी कि पेड है, यानी कि ये क्या है, D0 है. द एस्टिमेटेड ग्रोथ डिविडेंड इज 5%, तो 5% पर एनम से हमें लग रहा है कि ग्रोथ होगी. डिटरमाइन द एस्टिमेटेड मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर इफ द एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट्स ऑफ डिविडेंड राइजेस टू 8% और फॉल्स टू 3%. पहले हमने 5% बोला है, लेकिन अगर वो ग्रोथ हो जाए 8% पे या फिर वो और फॉल डाउन हो जाए 3% पे, तो हमें उस अकॉर्डिंग ही मार्केट प्राइस बतानी है. ऑल्सो फाइंड आउट द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर गिवन एट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इक्विटी इन्वेस्टर्स 15.5, यानी कि ये हमारा KE हो गया. तो इसके आंसर देख लेते हैं. इन दिस केस द कंपनी हैड पेड 2 पर शेयर, यानी कि ये D0 है, और उसके अकॉर्डिंगली हमें G5 के हिसाब से फाइंड आउट करना है. 15.5 हमारा KE है, और ये देखिए 2 था, 2 के अंदर हमने 5% पर एनम की ग्रोथ ऐड कर दी, तो उस हिसाब से हमारी प्राइस आ गई 20. अब उन्होंने सेकंड सिनेरियो दिया था कि 8% हो जाए तो क्या होगा, तो 8% हो जाए तो बस यहाँ पे भी इंटू 1 + 8% के हिसाब से हम ग्रोथ करेंगे, और यहाँ पे भी 8% के हिसाब से हम ग्रोथ जो है वो माइनस करेंगे. अकॉर्डिंगली प्राइस आ जाएगी
सिमिलरली हमें 3% के लिए करना है, 2 यहाँ पे 1.3 आप बोल सकते हैं, 1.03, यहाँ पे क्या था 1.08, उसके अकॉर्डिंग ही आपको करना है। और बाकी ये तो ग्रोथ जो है वो क्वेश्चन के हिसाब से रहेगी। इसके बाद में मार्केट प्राइस वेरी टू एक्सपोन, जैसे कि हमारी ग्रोथ रेट चेंज होगी उस हिसाब से हमारा मार्केट प्राइस भी बदलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे क्या है, आपको गॉर्डन फॉर्मूला भी यूज करना है, वॉल्टर फॉर्मूला भी यूज करना है। इसको आप रिवीजन के तौर पे मार्क कर सकते हैं जरूर। ईपीएस दिया हुआ है, डीपीएस दिया हुआ है, केई है, आरई है और रिटेंशन रेशो दिया है। रिटेंशन रेशो और आईआरआर, इससे आपको क्या मिल जाएगी, ग्रोथ रेट मिल जाएगी गॉर्डन फॉर्मूले के लिए। तो देखिए जो हमने स्टार्टिंग में यूज किया था फॉर्मूला वही है, अर्निंग के हिसाब से आपने यूज किया है रिटेंशन रेशो, आप देख सकते हैं। ईपीएस में से आपने डिविडेंड पर शेयर माइनस कर दिया, यानी कि आपकी एक्चुअल रिटेन्ड अर्निंग आ गई, उस हिसाब से आपने अगर डिवाइड किया उसको ईपीएस से तो आपको अपनी रिटेंशन रेशियो मिल गई। ये पूरा आप सेम ही जा रहा है, बस आपको फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। एकदम सिंपल सा है, इसमें कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार। फिर वॉल्टर्स फॉर्मूला दिया हुआ है, एकदम सिमिलर जा रहा है, कुछ नया नहीं है इसमें, हमारे प्रीवियस जैसे क्वेश्चन थे वैसा ही। अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। एक्स लिमिटेड हैज 8 लाख इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, स्टार्टिंग में हमारे 8 लाख शेयर्स है। ये न्यू क्वेश्चन है, देखिए इसमें एमएम अप्रोच यूज करनी है, ये एक नई अप्रोच है इसमें। ठीक है, तो करंट मार्केट प्राइस है हमारा 120। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि वो बोल रहे हैं 6.4 पर शेयर डिविडेंड वो लोग बांटेंगे। द रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन यानी कि केई वो कितना है 9.6। अब देख लीजिए एमएम अप्रोच के हिसाब से आपको फाइंड करना है कि अगर डिक्लेयर हुआ डिविडेंड तो क्या प्राइस होगी और अगर डिक्लेयर नहीं हुआ तो मार्केट प्राइस क्या होगी। सबसे पहले हम ए पॉइंट पर रहते हैं, तो देखिए इसका एमएम अप्रोच यानी कि मोडिग्लियानी एंड मिलर अप्रोच, इसका एक और नाम है डिविडेंड इररेलेवेंसी मॉडल। ये क्या कहता है कि डिविडेंड दो या ना दो, प्राइस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे कि वॉल्टर मॉडल में हमने देखा था कि जिस हिसाब से हम डिविडेंड पे आउट रेशियो डिसाइड करते हैं उसी के अकॉर्डिंग प्राइस ऊपर नीचे होती है शेयर की। ये लोग क्या करते हैं कि नहीं, डिविडेंड दो चाहे मत दो, प्राइस ऑफ शेयर के ऊपर कुछ फर्क नहीं होगा। इसके लिए इसका नाम है डिविडेंड इररेलेवेंसी मॉडल। तो उसका फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, P0 इज इक्वल टू प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर प्लस डिविडेंड अपॉन 1/KE। ठीक है, एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस हो गया P0, मार्केट शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर, कंटेम्पलेटेड डिविडेंड कितना है और कंटेम्पलेटेड यानी कि जो भी ग्रोथ वगैरह सब इसमें इंक्लूड करनी है, और कैपिटलाइजेशन रेट है 9.6। अब यहाँ पे ग्रोथ की बात क्यों नहीं आ रही, क्योंकि इसने पहले से ही लिख रखा है कि कंटेम्पलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये D1 ही हो गया है। उसके अकॉर्डिंग ही आपको सारी, अगर डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे तो वैल्यूज करके पुट करनी है। P आपको फाइंड करना है एट द एंड ऑफ द ईयर, सारी वैल्यूज पुट करेंगे आप, सारी वैल्यूज पुट करेंगे आपको प्राइस आ जाएगी। उसी के साथ दूसरी बार क्या है कि डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेंगे, यानी कि जो D1 है वो 0 हो जाएगा, और फिर आपको सम सॉल्व करना है। तो देखिए डिविडेंड दिया, अब ये देखिए आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे प्राइस में आपको फर्क लग रहा है ना, फिर भी हमने कहा था कि इररेलेवेंसी है, तो उसको ही आपको एक्सप्लेन करने के लिए हम सेकंड पॉइंट पे जाते हैं। हाउ मेनी न्यू शेयर्स आर टू बी इशूड इफ द कंपनी डिजायर्स टू फंड इन्वेस्टमेंट बजट ऑफ 3.2 करोड़ बाय द एंड ऑफ द ईयर, अज्यूमिंग द नेट इनकम फॉर द ईयर विल बी 1.6 करोड़। ठीक है, अब आपको बताना है अब ये डिविडेंड इररेलेवेंस कैसे हुआ। देखिए यहाँ पे तो प्राइस आपको डिफरेंट लग रही है, यहाँ पे 125.12 और यहाँ पे 131.52 है, लेकिन कैसे होगा आप वो देखिए सेकंड में। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड हमें फाइंड आउट करना है सेकंड पार्ट में। ये जो फॉर्मेट है ना, ये बहुत ही सही फॉर्मेट है, आप एग्जाम में यही फॉलो करिएगा, आपको इजीली क्वेश्चन जो आपका सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पहले कॉलम में पर्टिकुलर्स, दूसरे में क्या डिविडेंड अगर डिक्लेयर किया तो, दूसरे में क्या है उसके बाद डिविडेंड नहीं डिक्लेयर किया तो। अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया तो अपनी नेट इनकम तो दोनों केस में सेम ही होगी, अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया तो हमें पे करना पड़ेगा, तो ये उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए ये है हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, इसमें हम पढ़ लेते हैं। एक्स लिमिटेड is a shoe manufacturing company. It is all equity finance and has a paid up capital of rupees 10 lakhs, 10 rupees per share, यानी कि हमारे 1 लाख शेयर हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। एक्स लिमिटेड हैज हायर्ड स्वस्तिका कंसल्टेंट टू एनालाइज द फ्यूचर अर्निंग्स, और उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है, उसमें क्या लिखा है कि अर्निंग्स एंड डिविडेंड विल ग्रो एट द रेट ऑफ 25% फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर। अगले 2 साल के लिए अर्निंग्स और डिविडेंड दोनों 25% से ग्रो होगी। उसके बाद क्या होगा, अर्निंग्स आर लाइकली टू ग्रो एट द रेट ऑफ 10% फ्रॉम द थर्ड ईयर ऑनवर्ड। तीसरे साल से अर्निंग 10% से ग्रो होगी, पहले जो 25% से हो रही थी अगले साल से तीसरे साल से वो 10% से ग्रो होगी। फर्दर इफ देयर इज अ रिडक्शन इन अर्निंग्स
डिविडेंड पे आउट रेशियो विल डिक्रीज टू 50%। तो देखिए पहले क्या अर्निंग थी हमारी 25%, अब थर्ड ईयर से वो 10% हो रही है, यानी कि जो ग्रोथ है वो कम हो रही है। तो उसकी जो भरपाई होगी वो कैसे होगी कि जो डिविडेंड पे आउट रेशियो होगा ना वो हमारा इंक्रीज होके 50 पे पहुंच जाएगा, जो कि पहले 25 था अब वो 50%। इस हिसाब से हम कंपेंसेट करने वालेंगे। और अदर डेटा हमें कंपनी का दिया हुआ है 2010 से लेकर 14 तक का। टैक्स रेट हमें दी हुई है 30% और जो कि चेंज नहीं होने वाली है फ्यूचर में। और पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि के दिया हुआ है 15%। हमें यूज करना है डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल और कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर और पीई रेशियो। तो देखिए आपका ये डिविडेंड कैसे आएगा, जो 8 लाख शेयर्स आपने यहाँ पे दिए हुए थे क्वेश्चन में, ये थे ना हमारे इक्विटी शेयर्स कितने हैं 8 लाख के, और डिविडेंड हम कितना सोच रहे हैं 6.4, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा, ये आ गया हमारा डिविडेंड 51.20, और डिविडेंड पे नहीं करेंगे तो नील आ गया। तो यानी कि हमारी रिटेन अर्निंग इस केस में क्या होगी, ये माइनस करके आ जाएगी और ये एज इट इज 160 रह जाएगी। इन्वेस्टमेंट बजट है हमारा 320 कि हमें 320 इन्वेस्ट करना है, लेकिन इस केस में हमारे पास 160 ऑलरेडी है, तो यानी कि 160 की जरूरत हो गई। यहाँ पे हमारे पास 108 ही थे, यानी कि हमें माइनस करके हमें 211 इतना 0.20 इतना हमें अमाउंट टू बी रेज करना होगा बाय इशू ऑफ न्यू शेयर्स। तो उस हिसाब से अब हम प्राइस लेंगे। जब डिविडेंड डिक्लेयर किया था तब 125 थी और जब डिविडेंड नहीं दे रहे हैं तब 131 है। उस हिसाब से आपने यहाँ पे प्राइस लिख दी और अब बस क्या करना है आपको, नंबर ऑफ शेयर्स इशू के हिसाब से करना है। तो ये दिस अमाउंट डिवाइडेड बाय प्राइस, इसके हिसाब से आपका नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा, अमाउंट रिक्वायर्ड अपॉन द मार्केट प्राइस पर शेयर, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 2। इसके हिसाब से करेंगे तो आपको ये नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 सेम है, सिमिलर है, आप बस एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। इन्होंने क्या किया है आईसीआई वालों ने, यहाँ तक तो थोड़ा फॉर्मेट इन्होंने अलग कर दिया। यहाँ पे पेड का पहले स्टार्ट में बता दिया, नॉट पेड का बता दिया, लेकिन आप क्या करिए, आप ये जो टेबल फॉर्मेट है ना ये वाला ही फॉर्मेट फॉलो करिए, आपको इजी लगेगा ये भी एग्जाम में। ये देखिए इसका भी वही है, आपको 5 लाख चाहिए, एमएम अप्रोच से आपको बताना है डिविडेंड पे किया कि नहीं किया। तो इसमें भी आप क्या करिए, जो टेबल फॉर्मेट है ना फॉलो द टेबल बना के ही आप फॉलो करिए, ठीक है। डिविडेंड पेड कितना और डिविडेंड नॉट पेड, तो सिर्फ वो वाला फॉर्मेट फॉलो कीजिए, फॉर्मूला आपको पता ही है। हम आगे बढ़ते हैं, देखिए सब सेम क्वेश्चन जा रहे हैं, डिविडेंड डिक्लेयर किया तो, डिविडेंड नहीं डिक्लेयर किया तो, एमएम मॉडल एकदम सेम है, कुछ अलग बात नहीं है। देखिए पहले फॉर्मूला यूज करना है आपको, सब में प्रेजेंटेशन में कुछ कुछ चेंजेस होंगे। अब देखिए बाकी ये देखिए ये अलग अलग फॉर्मेट है, आप सिर्फ अपना वही फॉर्मूला पे स्टिक रहिए, डिविडेंड पेड डिविडेंड नॉट पेड, सेम एज क्वेश्चन नंबर 21। तो 21, 22, 23, 24 सारे क्वेश्चन सेम लाइन पे हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ये हम सॉल्व कर लेते हैं। In December 2011, AB company share was sold for 146 per share. The long-term earnings growth rate is 7.5 and the expected dividend is 3.36 per share. यानी कि ये क्या हो गया, ये हमारा D1 हो गया और ये हमारा ग्रोथ है। लेकिन अब ये देखिए ये एक्सपेक्टेड लिखा है, यानी कि जो D1 है ना इसके अंदर ग्रोथ इंक्लूडेड है, तो आपको अलग से फिर से ऐड नहीं करनी। What is the rate of return, यानी कि के ही फाइंड आउट करना है आपको इसमें अगर आपकी ग्रोथ रेट दी हुई है। तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन पे स्टिक करते हैं, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल यानी कि गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल, ये है आपका, ये फॉर्मूला है आपका, इसमें आपको के ही फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे हमने ग्रोथ जो है वो ऐड नहीं की, क्योंकि ये क्या था, ये एक्सपेक्टेड ही था, यानी कि इसमें ग्रोथ ऑलरेडी इंक्लूड है, तो आपको अलग से ग्रोथ ऐड करने की जरूरत नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली आप के ही फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद में जो क्वेश्चन है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर दीजिए, ये वाला रिविजन जरूर करके जाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। It is expected that AB company will earn about 10% on book equity, यानी ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा R और ये रिटेन करेगा, यानी कि ये हमारा हो गया B दिया हुआ है। In this case, whether there would be any change in the growth rate and cost of equity, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए अब ये कैसे सॉल्व करेंगे। अब इन्होंने कहा है कि रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10 और रिटेंशन रेशियो है 6, यानी कि न्यू ग्रोथ रेट क्या हो गई, G इज इक्वल टू B इंटू R, यानी कि 6% आ जाएगी हमारी ग्रोथ रेट। लेकिन क्या है, अभी हमें पहले की जो हमारा रिटेंशन रेशियो था वो हमें दिया हुआ नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंगली डिविडेंड विल आल्सो गेट चेंज्ड एंड टू कैलकुलेट दिस फर्स्ट वी शैल कैलकुलेट द प्रीवियस रिटेंशन रेशियो एंड देन द EPS अज्यूमिंग दैट द रेट ऑफ रिटर्न ऑन द रिटेन्ड अर्निंग इज सेम, ठीक है। लेकिन रिटेंशन रेशियो तो दिया हुआ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको बोलेंगे वो सेम ही था, यानी कि ग्रोथ रेट हमारी 7.5 है, उसका रिटेंशन रेशियो
10 है, तो हमारी ग्रोथ ये जो लिखी हुई थी ना पहले जो क्वेश्चन में थी 7.5 वो लेंगे और उसके हिसाब से अब हम उसका डिविडेंड पे आउट रेशियो निकालेंगे। तो देखिए पहले तो रिटेंशन रेशियो निकाल लिया हमने, तो ये जी है हमारा 7.5, फिर बी और हमारा आर ई यानी कि इन्होंने लिया हुआ है रिटेंशन रेशियो कितना है 10, उस हिसाब से अब ये हमारा 75 आ गया और ये हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो हो गया 25, क्योंकि दोनों मिला के 100 होता है ना वैसे ही। तो अब विथ 0.25 डिविडेंड पे आउट रेशियो होता है, तो हमारा ईपीएस कैसा आता है, ये हमें गिवन था, तो 3.36 अपॉन हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो, तो ये हमारी ईपीएस आ गई। अब हमें फाइंड आउट करना है कि जब हमारा जो न्यू पे आउट रेशियो जो है वो 40 हो गया, क्यों, क्योंकि अब हम कितना रिटर्न करने वाले हैं, क्वेश्चन में लिखा है कि अब वो बढ़ के 60% हो जाएगा, यानी कि हम 40% ही डिविडेंड देने वाले हैं। तो 40% के साथ अब क्या डिविडेंड आ रहा है वो हमें अब फाइंड आउट करना है। तो डिविडेंड कितना होगा, ये हमारा प्रीवियस डीपीएस है, सॉरी ये हमारा ईपीएस है, और उससे हम हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डीपीएस आ जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग ही हमें अब के फाइंड आउट करना है। ये हमारा डीपीएस है, ये हमारी प्राइस हो गई और ये हमारी ग्रोथ है। तो अब हमें के फाइंड आउट करना है, उसका ये अल्टरनेटिवली आपको वे दिया हुआ है, ये आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ये वाला यहाँ तक ये सम कर सकते हैं, अल्टरनेटिव वे आपको नहीं देखनी है। आपको चाहिए एक बार फिर से आप ग्रो थ्रू कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा इसमें इंपॉर्टेंट था बस, बाकी और कुछ भी इसमें नया नहीं है। तो चलिए आंसर की ओर देखते हैं। यहाँ पे हमें गॉर्डन्स ग्रोथ फार्मूला ही यूज़ करना है। हमने क्वेश्चन में देखा कि जो डीपीएस और ईपीएस है वो दोनों चीज़ें 25% से ग्रो होंगी पहले 2 साल में, और बाद में ईपीएस जो है वो 10% से ग्रो होगी और जो डीपीएस होगी वो 50% हो जाएगी फिर। तो वही अभी हमें देखना है। तो 2014 तक का डेटा दिया हुआ है, ये 14 का ईपीएस था, उसमें 25% ऐड करके हम 2015 का ईपीएस लेके आ गए। उसी तरह हम डीपीएस भी लेके आ गए 25% ऐड ऑन करके, फिर ये जो आएगा उसी के ऊपर हमने फिर से 25% लगा दिया है। इस हिसाब से हमने कैलकुलेट किया है। और लास्ट जो 2017 का जो डेटा होगा उसमें ईपीएस में तो कुछ डाउट नहीं है, जो 15 था वही यहाँ पे कंसिडर हुआ है, सिर्फ जो ये यहाँ पे 10% से ग्रोथ होगी, और यहाँ पे डीपीएस के अंदर हमने क्या बोला था कि अगर वो ईपीएस अगर 10 होगा तो डीपीएस 50 बन जाएगा। तो वही जो क्वेश्चन वाली बात थी वो हमने यहाँ पे कंसिडर की है, और इस हिसाब से हमें इन तीनों चीज़ों का हमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना होगा, फर्स्ट ईयर पे सबको लेके आना है। तो 15% हमारा डिस्काउंटिंग रेट दिया हुआ था क्वेश्चन में, उस हिसाब से हमने यहाँ पे ये 14 वाला हम ले आए, 14.14। अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन में। इसमें क्या है, हमें प्राइस निकालनी है। तो 2017 में क्या हुआ है, एक तो अब ये कांस्टेंट ग्रोथ होगी आगे से, तो जो डिविडेंड हमने निकाला था लास्ट वाले ईयर का 8.25, उसमें क्या करेंगे, अब हम 10% ग्रोथ ऐड करेंगे। तो अब ये वाला जो है ये हमारा फाइनल, ये भी वही गॉर्डन्स ग्रोथ फार्मूला यूज़ करते हुए हमने प्राइस निकाली, और इसको अब क्या करना हो, डिस्काउंट बैक करना होगा 3 ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर लेके। तो ठीक है, तो ये हमारे ये 181 का जो था वो ले लिया हमने, और ये 3rd ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर लेके हम प्राइस निकाल लिए। ये तो क्या हो गया, उसकी मार्केट प्राइस हो गई, और जो हमने डिविडेंड इतने दिनों में जो हमें सालों में मिले उसका क्या, जो 2015 जो हमारा लास्ट वाला टेबल था, ये टेबल, ये जो तीनों डेटा थे वो ही हमने यहाँ पे कंसिडर किए हैं, यहाँ 14.14। तो ये 14.14 आ गया यहाँ पे, और ये हमने ऊपर से कैलकुलेट ही किया था। तो दिस मेक्स द टोटल ऑफ आवर एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस टू 133, और इसी के अकॉर्डिंगली अब हमें पी रेशो जो सेकंड फाइंड आउट करना था। ये जो इसमें सिर्फ एक बात ये नोट करने की है ये कि ये जो ये पी रेशो है, ईपीएस है, सॉरी ईपीएस कौन सा है, जो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2014 का ही है वो, ठीक है, ये यहाँ पे काउंट करना है ईपीएस जो है। बाकी ये प्राइस तो आप यहाँ से पहले वाले पॉइंट से उठा ही लेंगे। तो इस तरह से ये सम सॉल्व होगा। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। Rahim Enterprise is a manufacturer and exporter of woolen garment to European countries. Their business is expanding day by day, and in the previous financial year, the company has registered a 25% growth. The company is in process of considering a new investment project. It is an all-equity finance company with 10 lakh equity shares of face value ₹50 per share. The current issue price of the share is 125 x dividend. Annual earnings are 25 per share, and in absence of new investment, it will remain constant in perpetuity. यानी कि ये आती रहेगी, ये perpetual amount है।
ऑल अर्निंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एट प्रेजेंट, यानी कि क्या हुआ, जो हमारा ईपीएस है वही हमारा डीपीएस हो गया, जो भी अर्निंग करते हैं हम 100% डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अ न्यू इन्वेस्टमेंट इज अवेलेबल विच विल कॉस्ट 1 crore 75 lakhs in 1 year's time and will produce annual cash flows thereafter of rupees 50 lakhs. हम इन्वेस्टमेंट करेंगे 1 करोड़ 75 lakhs की और उसके ऊपर हमें अगले साल से रिटर्न मिलेगा 50 lakhs का। हमें एनालाइज करना है इफेक्ट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट ऑन डिविडेंड पेमेंट एंड द शेयर प्राइस। तो देखिए सबसे पहले हमें इसमें केई निकालना होगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसके लिए हम क्या करेंगे, गॉर्डन फॉर्मूला जो होता है वो यूज करेंगे। गॉर्डन फॉर्मूला के हिसाब से हमने देखा था कि के इज इक्वल टू डिविडेंड अपॉन प्राइस प्लस ग्रोथ। अब यहाँ पे क्या है, ग्रोथ ऑलरेडी इंक्लूड है, इसके लिए हमारे फॉर्मूले में ना हमने क्या किया है, ग्रोथ को कंसिडर नहीं किया क्योंकि ये सब कुछ इसमें ही है और परपेचुइटी के लिए हो रहा है ना, यानी कि हमें परपेचुअल अमाउंट है तो हमें उस हिसाब से ग्रोथ अभी फिलहाल कंसिडर नहीं करेंगे, वो हमेशा मिलती ही जाएगी। तो ये हमारा शॉर्ट फॉर्मूला हो गया डिविडेंड अपॉन प्राइस। तो डिविडेंड कैसे 25 आया, 25 कैसे, जो हमारी अर्निंग थी वो 25 पर शेयर थी और हम जो सारी अर्निंग है डिस्ट्रीब्यूट करने, यानी कि 25 हमारा ईपीएस भी हो गया और डीपीएस भी हो गया। उसी के बाद जो हमारी प्राइस है वो 125 एक्स डिविडेंड ये गिवन ही है। इस हिसाब से हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गई 20%। उसके बाद में हम करंट अर्निंग्स देखेंगे, हमारी करंट अर्निंग्स हमारी कितनी है, तो 25 पर शेयर ये जो थी इंटू 10 lakhs, तो हमारी टोटल अर्निंग्स कितनी आ गई 2 crore 50 lakhs। और हमें इन्वेस्टमेंट के लिए कितनी चाहिए 175 चाहिए, यानी कि हमें एक्स्ट्रा एडिशनल ना शेयर्स इश्यू करने की जरूरत है ना कुछ लोन वगैरह लेने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास रिटेन अर्निंग ही हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे, इन 2,50,000 में से हम जो हमारी इन्वेस्टमेंट है 175 वो माइनस कर देंगे। तो अब हमारे पास कितनी रिटेन अर्निंग हुई, जो कि हमारा हम रिटेन तो करते नहीं, हम सारा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जो भी बचता है। तो अब हम 75 lakhs का हम डिविडेंड देंगे, लेकिन कितने शेयर्स के लिए देंगे 10 lakhs के लिए। तो अब ये हमारा रिवाइज्ड हो गया हमारा डीपीएस। तो देखिए पहले कितना था 25 था और अब ये डिक्रीज होके 7.5 हो गया है पर शेयर। इसके बाद में फॉलोइंग ईयर्स में क्या होगा, डिविडेंड विल इंक्रीज। ठीक है, पहले तो एक बार डिक्रीज हो गया 25 से सीधा 7.5 पे आ गया, बाद में क्या होगा, ड्यू टू द न्यू प्रोजेक्ट हमारा जो डिविडेंड है वो इंक्रीज होगा, लेकिन वो किस हिसाब से होगा, ईयर 2 पे होगा। और वो कितना होगा, देखिए रिटेन अर्निंग 2 करोड़ 50 lakhs रहेगी ही, जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो 2 करोड़ 50 lakhs है ना वो विल रिमेन कांस्टेंट इन परपेचुइटी। तो वो तो हमारी आती ही रहेगी, वो तो हमारी आती ही रहेगी। उसके अलावा हमने जो ये न्यू प्रोजेक्ट किया है उसकी हमारे 50 lakhs की अलग एडिशनल इनकम जनरेट होने वाली है, तो वो हम और ऐड कर देंगे। और हमारे टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अभी भी 10 lakhs है, इसलिए हमारा जो डिविडेंड पर शेयर है वो अब 7.5 से इंक्रीज होकर अब ये 30 पर शेयर पर पहुंच जाएगा। उसी के बाद हमें अब ये नया जो कैलकुलेशन है वो देख लेते हैं कि अब हम न्यू प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो न्यू प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय फाइंडिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द रिवाइज्ड पेमेंट। तो देखिए ये जो है ये हमारा फर्स्ट ईयर का है, फर्स्ट ईयर में कितना था, हमें 7.5 मिल रहा था और उसको हम डिस्काउंट किस हिसाब से करेंगे 120% से, तो उसकी ये प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, ये फर्स्ट ईयर की है। और उसके बाद 30 पर शेयर हमें मिलने वाली सेकेंड ईयर से, तो ये सेकेंड ईयर की हम निकाल लेंगे उसकी वैल्यू, लेकिन ये क्या है उसमें भी हमें परपेचुअल के लिए मिलने वाली है, इसके लिए अगेन फिर उसको टर्मिनल वैल्यू लेके हम फिर से करेंगे। तो सारी वैल्यू को हम P0 जो है 0.0 पर लेके आएंगे, इस हिसाब से हमने ये कैलकुलेशन की है। तो ये हमारी फाइनली प्राइस आ गई।